का युग करवट न्यूज में स्वागत है। गाजियाबाद हलचल में आपको देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ गाजियाबाद की खबरों से भी रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं गाजियाबाद हलचल। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आसमान को चीरते हुए बाहुबली यानी राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। पहले बेड़े के 5 राफेल ने बुधवार को 3:10 पर अंबाला एयरबेस पर भारत की धरती को चूमा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो शेयर कर देश को इसकी जानकारी दी। जिस पल का इंतजार था आखिर वह पल आ ही गया। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच आसमान के बाहुबली यानी राफेल लड़ाकू विमान भारत आ गए। बुधवार को ठीक 3:10 पर 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरा। 5 राफेल लड़ाकू विमानों को रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया मौजूद थे। राफेल की अंबाला में लैंडिंग के मद्देनज़र सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। फोटोग्राफी से लेकर घर की छतों पर लोगों की मौजूदगी को बैन कर दिया गया था। राफेल विमान की लैंडिंग अंबाला में होने के बाद पानी की बौछारों से इन्हें सलामी दी गई। दरअसल लड़ाकू विमानों के इस बेड़े ने सोमवार को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्दू के मेरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार दोपहर को अंबाला पहुँचे। इस दौरान विमान केवल एक जगह संयुक्त अरब अमीरात में रुका, जो 11 बजे के करीब वहाँ से टेक ऑफ हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर राफेल के टचडाउन का वीडियो शेयर किया। उन्होंने ट्वीट कर राफेल विमान के लैंड होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने वायुसेना को बधाई दी। भारतीय वायुसेना की शक्ति में बुधवार को उस समय बढ़ोतरी हुई जब 5 राफेल विमान भारत पहुंचे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन में पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंडिंग हुए, जहां उनका स्वागत किया गया। राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। राफेल सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। राफेल में जो क्षमता है वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की ही वायुसेना के किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन दोनों देशों से कहीं आगे है। राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें इसे सबसे अलग लड़ाकू विमान बनाती है। राफेल में लगी है मीटियार मिसाइल, जो हवा से हवा में मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकती है। राफेल बिना देश की सीमा पार किए ही दुश्मनों के विमान को ढेर कर सकता है। भारत ने फ्रांस से राफेल डील के तहत 36 विमान खरीदे हैं। इनमें से पहले बेड़े के 5 विमान बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए। बाकी विमानों को फ्रांस में ही ट्रेनिंग के उद्देश्य से रखा जाएगा। पूरे के पूरे 36 विमान 2022 के पहले भारत को डिलीवरी कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। गाजियाबाद से 22 किलो चांदी की ईंट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे राम मंदिर की नींव रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास में गाजियाबाद से तैयार चांदी की ईंट भी लगेगी। जिले में 4 सर्राफा कारोबारियों का दल मंगलवार को इसे लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुआ। बुधवार को वहां के ट्रस्ट को ईंट समर्पित करेंगे। गाजियाबाद सर्राफा एसोसिएशन के संरक्षक राजकिशोर गुप्ता ने बताया कि इसमें कुल 122 व्यापारियों ने सहयोग किया है। इसमें 3 मुस्लिम व्यापारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 22 किलो 600 ग्राम की इस
ईंट की कीमत 14,60,000 के करीब है। सर्राफा कारोबारी गौरव गर्ग ने बताया कि पूरे देश से चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी जा रही है। गाज़ियाबाद के सर्राफा व्यापारियों ने राम मंदिर के लिए अपना अंशदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री को 22 सेकंड के मुहूर्त में भूमि पूजन करना है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे का पूरा रोड मैप भी तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला के काम से पहले हनुमान जी की इजाज़त जरूरी होती है। हनुमानगढ़ी के बाद प्रधानमंत्री सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, वहां रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री रामलला के गर्भगृह के स्थान पर भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के बाद मोदी राम मंदिर निर्माण पर ऐतिहासिक भाषण देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में अयोध्या के विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बताया जा रहा है कि शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में कुछ समय बिताएंगे। इस दौरान वे कुछ प्रमुख साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के शहीद परिवारों को बुधवार को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिवार के सदस्यों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध की वर्षगांठ के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर नमन किया गया। पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित करते हुए उन्हें शॉल, प्रतीक चिन्ह व धनराशि का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि देश कभी भी शहीद हुए जवानों व उनके परिजनों का कर्ज नहीं उतार पाएगा। इस दौरान उन्होंने देश में बुधवार को पहुंच रही राफेल की पहली खेप को लेकर कहा कि अब दुश्मन देश हमारी ओर नज़र उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। इस दिवस पर हमारे लगभग 526 लोगों की शहादत हुई। गाज़ियाबाद ज़िले से भी 3 लोगों की शहादत हुई। आज आपके सामने हमने 3 सैनिक परिवार को हमने सम्मान किया है। सम्मान क्या किया है, ये जितना भी सम्मान है बहुत छोटा सा सम्मान है। हम उनकी परिजनों की शहादत को हम याद रखें, क्योंकि एक परिवार को, सैनिक परिवार को ही पता होता है कि किस तरीके से एक सैनिक जो परिवार का मुखिया होता है या जो परिवार का एक मुख्य व्यक्ति होता है, जब वो चला जाता है तो वो परिवार कैसे अपना जीवन यापन करता है। तो हम लोगों की तरफ से बहुत छोटा सा प्रयास है कि इन सब लोगों की शहादत को, इनके सम्मान को, थोड़ा बहुत जो सम्मान हम लोग दे सकते हैं उनको याद रखा जाए। इस मौके पर मौजूद शहीद नायक चमन सिंह की धर्मपत्नी शकुंतला देवी ने कहा कि उनके पति उस सैनिक टुकड़ी में शामिल थे जिन्होंने कारगिल चोटी पर तिरंगा फहराया था। उनकी शहादत पर उन्हें हमेशा ही गर्व रहेगा और परिवार की आने वाली पीढ़ी भी देश पर मर मिटने को तैयार है। जो की पूर्ति होती, पर आज जो है मेरे बच्चे इनका भी नाम है, आज हमें दुनिया जानती है। अच्छा, सरकार से कुछ सुविधा मिली है, उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, पेट्रोल पंप मिला था, अब यहाँ से भी पेंशन मिलती है, आर्मी से भी मिलती है, पर वो चीज़ अलग है। कारगिल दिवस की वर्षगांठ पर हर वर्ष शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार 3 परिवारों को धनराशि व प्रतीक चिन्ह दिया गया है। इससे एक तो जो नई जनरेशन है उसको प्रेरणा मिलती है, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया उनको नमन करने का एक दिन ये मुकर्रर किया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से 26 के बजाय आज हमने 19 को ये आयोजित किया है, और मेन मकसद इसका यही है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो भारतीय सेना के प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो, और होती भी है।
कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने दुश्मन देश को धूल चटाई थी, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। शहीदों के परिवारों के लिए जो भी करे वह कम है। युग करवट न्यूज़। बकरा ईद और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर धर्म गुरुओं ने बुधवार को डीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा तय गाइडलाइन का पालन करने का आश्वासन दिया। खुले में कुर्बानी और सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है। ईद उल अजहा और रक्षाबंधन पर्व को लेकर बुधवार को डीएम अजय शंकर पांडे ने धर्म गुरुओं के साथ वार्ता की। इस दौरान डीएम ने धर्म गुरुओं से अपील की है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। शहर इमाम मुफ्ती ज़मीर अहमद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने पर्व को लेकर जो गाइडलाइन जारी की हैं उसका पालन किया जाएगा। ईद उल अज़हा सादगी के साथ बनाएंगे और जो धर्म स्थल हैं हमारे मस्जिद या ईदगाह पर भीड़ जमा नहीं होने देंगे। ईदगाह के अंदर 5 और मस्जिद के अंदर भी 5 साथ ही नमाज़ पढ़ेंगे। बाकी लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ अपने घरों पर पढ़ेंगे। ईद के पर्व को लेकर शासन स्तर से गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें खुले में कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। साथ ही सामूहिक रूप से नमाज अता करने पर भी रोक है। शासन के निर्देशों से अवगत कराते हुए बताया गया है कि मस्जिद में 5 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समाज में बनी असमंजस की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया। जो गाइडलाइन आई थी उसके अगेंस्ट जो भी हमारी बातें थी, साफ़ सफाई की, घर के अंदर कुर्बानी करना, उसके जो हैं जो भी हैं वो घरों में रखने हैं, बाहर नहीं फेंकने हैं और जो उनकी गाड़ियाँ आएंगी वो उसमें डालते हैं। मिल करके त्यौहार को मनाएंगे और जो गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करें। प्रशासन ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए? नहीं, उन्होंने हमसे सबसे यही कहा कि मैं आप लोग सहयोग करो और हमने उनको आश्वासन दिया। शहर में आज तक जो भाईचारा बना हुआ है ये भाईचारा उसी तरीके से चलता रहेगा और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े साधारण तरीके से मिलजुल कर मनाए जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में कई त्यौहार हैं। ईद के बाद रक्षाबंधन और उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। ऐसे में अगर कोरोना का प्रकोप रहा तो इस साल सभी त्यौहार फीके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सरकार के निर्देश के बाद भी निजी स्कूल पेरेंट्स को एक साथ 3 माह की फीस जमा करने को मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल में देखने को मिला। बार बार पूछने पर फीस बाबू कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये है इंदिरापुरम स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में फीस जमा करने वाले बाबू। देखिए कैसे एक पेरेंट्स के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। करीब 10 मिनट तक पेरेंट्स फीस का चेक लेने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फीस बाबू है कि उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एडमिट कर रहे हो ना कि आप लोग गलत काम कर रहे हो। हम आपको फीस देने आए हैं ना। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं पेमेंट करूंगा आपको, पर थोड़ा टाइम तो देंगे ना आप। अभी तो लॉकडाउन खुला है, अभी चीजें भी स्मूथ नहीं हुई है सर। हाँ जी, अब सर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी बताइए आप। आपको फीस दरअसल सेंट फ्रांसिस स्कूल ने पेरेंट्स पर स्कूल फीस जमा करने का दबाव बनाया तो कई पेरेंट्स फीस जमा करने स्कूल पहुंचे थे, लेकिन फीस बाबू 1 माह की फीस जमा नहीं कर रहे थे। जब पेरेंट्स ने उन्हें सरकार की ओर से जारी निर्देश की बात बताई तो फीस बाबू ने जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। पेरेंट्स ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त की ओर से जारी निर्देश में बताया गया कि पेरेंट्स 1 माह की फीस भी जमा कर सकते हैं, लेकिन स्कूल वाले पिछले 3 महीने की फीस एक साथ मांग रहे हैं। 1 माह की फीस जमा नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि फीस नहीं जमा करने पर स्कूल ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी थी, लेकिन शिकायत की बात करने पर ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगता था। नोएडा पुलिस की साइबर सेल ने इस ठग को गिरफ्तार किया है। न जाने अब तक यह ठग कितने युवकों को अपना निशाना बना चुका होगा। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो भोले भाले युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। नोएडा पुलिस की साइबर सेल ने
शिकायत मिलने के बाद आरोपी को धर दबोचा। थाना फेज 2 क्षेत्र में 4 जुलाई को एक इंजीनियर हैं NIT कुरुक्षेत्र से, जिनका नाम संदीप है और ये मर्द खड़े भी हैं। इनके साथ धोखाधड़ी हुई थी नौकरी को लेकर। ऑनलाइन फ्रॉड था जिसमें इन्होंने लिंक्डइन पे जाके नौकरी में तलाश में थे और इन्होंने लिंक्डइन पे जाके अप्लाई किया था कि कोई नौकरी जहाँ अवेलेबल हो। तो किसी ने इनको कांटेक्ट किया, इनसे व्हाट्सएप पे सारे डॉक्यूमेंट मांगे और इनको ऐसे झांसा देते हुए इनसे करीबन 77,000 रुपीज़ इनसे ले लिए, ऑनलाइन इनसे ले लिए। इनको झांसा देते रहे कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा, आपको कंपनी में बोनस मिलेगा और सारे वो फर्जी इनको कागज़ इनको व्हाट्सएप के थ्रू दिलवाए गए और बाद में एकदम से अपना फ़ोन बंद करके सब फरार हो गए। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल और करीब 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। साइबर सेल ने शातिर जालसाज अक्षय वालिया पुत्र दीपक वालिया निवासी थानेसर कुरुक्षेत्र को भंगेलकट से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वह नौकरी देने वाली साइट से युवकों के फ़ोन नंबर लेकर उन्हें नौकरी देने का झांसा देता था। कई कंपनियों में भेजकर इंटरव्यू भी कराता था। बाद में सिफारिश के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस अब अक्षय के दूसरे साथियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चाइनीज राखी पर रोक लगा दी गई है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस बार इको फ्रेंडली राखियां बाजार में हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इन राखियों को तैयार किया है। रक्षाबंधन का पर्व जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राखियों की मांग भी बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमण के चलते चाइना निर्मित राखियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की प्रेरणा से स्वयं सहायता समूह को उत्साहित कर इको फ्रेंडली राखियां तैयार कराई जा रही हैं। समूह की 20 महिलाओं के एक ग्रुप ने इको फ्रेंडली राखियां बनाई हैं। यह राखियां जौ, गेहूं, सरसों के दाने, चावल, लकड़ी, गेंदे के सूखे फूलों से बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इन राखियों को पत्ते की पैकिंग में पैक कर दिया जा रहा है। ये हैंडवर्क किया है सारा। ये जौ से तैयार किया है, चावल से तैयार किया है, गेहूं से तैयार किया है। ये सब हमने अपने जो घर में सामान होता है उससे सबसे तैयार किया है राखी हमने। इन राखियों की खास बात यह है कि इन्हें बाद में मिट्टी में रोपकर पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। हर राखी में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों के बीज रखे गए हैं ताकि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके। इन राखियों की कीमत भी 10 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच रखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और गाजियाबाद हलचल। हर रोज शाम को गाजियाबाद हलचल में आपको मिलेंगी गाजियाबाद और आसपास की खबरें। सब्सक्राइब करिए युग करवट। नमस्कार।